नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं ऐतिहासिक कॉरपोरेट मामले की गहराई में उतरेंगे। ये 1980 के दशक का मामला है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी बनाम एस्कॉट्स लिमिटेड का। जी, ये मामला बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसमें विदेशी निवेश, शेयरधारकों के अधिकार और हाँ, कॉरपोरेट गवर्नेंस में सरकारी कंपनियों की भूमिका, ये सब मुद्दे उठकर सामने आए थे। और हमारे पास इस पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का वो विस्तृत फैसला है जो दिसंबर 1985 में आया था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये विवाद आखिर खड़ा कैसे हुआ? देखिए, इसकी जड़ में थी एस्कॉट्स लिमिटेड के शेयरों की खरीद। कुछ नॉन रेजिडेंट इंडियन मतलब एनआरआई कंपनियां थीं, जिनमें मुख्य थीं स्वराज पॉल की कपारो ग्रुप लिमिटेड। हाँ, कपारो ग्रुप। जी, उन्होंने एनआरआई निवेश योजना के तहत एस्कॉट के शेयर खरीदे और ये सब उस समय के विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 यानी फेरा के नियमों के तहत हुआ। अच्छा, और यहीं से कानूनी पेंच फंसा। बिल्कुल। दो मुख्य सवाल उठे। पहला तो ये कि क्या कपारो ग्रुप ने जो ये शेयर खरीदे वो फेरा के हिसाब से वैध थे, खासकर इसमें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की अनुमति का क्या रोल था। और दूसरा सवाल एलआईसी से जुड़ा था। एलआईसी एस्कॉट्स में एक बहुत बड़ी शेयरधारक थी, तो सवाल था कि क्या एलआईसी को कंपनी के कुछ निदेशकों को हटाने के लिए एक असाधारण आम बैठक, जिसे ईजीएम कहते हैं, बुलाने का अधिकार था। तो पहले कपारो की शेयर खरीद और एस्कॉट्स के विरोध पर आते हैं। हुआ क्या था? तो कपारो ग्रुप की करीब 13 कंपनियों ने ये शेयर खरीदे, लेकिन एस्कॉट्स के मैनेजमेंट ने इन शेयरों को अपनी कंपनी के रजिस्टर में ट्रांसफर करने से मना कर दिया। क्यों? उनका मेन तर्क ये था कि फेरा की एक धारा है, सेक्शन 29(1)(b), उसके तहत आरबीआई की पूर्व अनुमति मतलब इजाजत पहले लेनी चाहिए थी, जो कि नहीं ली गई थी। उनके हिसाब से ये जरूरी था। अच्छा, मतलब एस्कॉट्स कह रहा था कि डील होने से पहले आरबीआई की हरी झंडी चाहिए थी, बाद की नहीं। और उन्होंने आरबीआई के खिलाफ कोर्ट में केस भी किया। हाँ, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर दी आरबीआई के उस फैसले के खिलाफ, जिसमें आरबीआई ने बाद में अनुमति दे दी थी। मामला यही नहीं रुका, फिर एलआईसी की एंट्री हुई। हाँ, एलआईसी और दूसरी सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास मिलकर एस्कॉट्स में करीब 52% हिस्सेदारी थी। तो उन्होंने क्या किया? एलआईसी ने नोटिस दिया कि वो एक ईजीएम बुलाना चाहते हैं। मकसद था एस्कॉट्स के 9 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को हटाना। ओह, ये तो बड़ा कदम था। एस्कॉट्स ने इस पर क्या कहा? एस्कॉट्स ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि एलआईसी ये सब दुर्भावना से कर रही है, मतलब मेलाफाइड इंटेंशन से। उनका कहना था कि एलआईसी असल में कपारो ग्रुप की मदद कर रही है और उन पर दबाव बना रही है ताकि वो कपारो के शेयर्स रजिस्टर करने, क्योंकि एस्कॉट्स मैनेजमेंट तो कपारो के टेकओवर की कोशिश का विरोध कर रहा था। तो ये मामला हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट का फैसला क्या रहा? बॉम्बे हाई कोर्ट ने एस्कॉट्स की बात मानी। कोर्ट ने कहा कि हाँ, फेरा की धारा 29(1)(1) के तहत पूर्व अनुमति वाकई जरूरी थी, और क्योंकि कपारो ने बिना पूर्व अनुमति के शेयर खरीदे, वो अवैध थे। आरबीआई उसे बाद में अनुमति देकर वैध नहीं बना सकता। और एलआईसी के ईजीएम बुलाने वाले कदम पर हाईकोर्ट ने उसे भी गलत ठहराया। कहा कि ये एलआईसी की तरफ से अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल था और उनके अधिकार क्षेत्र से भी बाहर था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और वहां क्या हुआ? वहां पासा पलट गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। सबसे पहले फेरा वाले मुद्दे पर बात करते हैं। हाँ, उस पर सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या क्या थी? ये पूर्व अनुमति वाला पेंच कैसे सुलझा? ये बहुत महत्वपूर्ण था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेरा की धारा 29(1)(1) में जो अनुमति शब्द लिखा है, उसका मतलब जरूरी नहीं कि वो पूर्व अनुमति ही हो। वो अनुमति बाद में मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो भी दी जा सकती है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा कोर्ट ने? कोर्ट का तर्क था कि संसद ने फेरा एक्ट में जहां जहां पूर्व अनुमति जरूरी समझी, वहां साफ साफ पूर्व अनुमति लिखा है, जैसे कुछ और धाराओं में। लेकिन सेक्शन 29(1) में जानबूझकर सिर्फ अनुमति लिखा, ताकि आरबीआई को थोड़ा लचीलापन मिले, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहे विदेशी निवेश के मामलों को देखने में। ये तो कानून के व्याख्या का एक बड़ा बिंदु था। और एलआईसी के ईजीएम बुलाने के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? क्या वो दबाव की रणनीति नहीं थी? सुप्रीम कोर्ट ने इसे शेयरधारक लोकतंत्र के नजरिए से देखा। उन्होंने कहा कि एलआईसी एक बहुत बड़ी शेयरहोल्डर होने के नाते कंपनी अधिनियम के तहत
ईजीएम बुलाने और डायरेक्टर्स को हटाने का पूरा कानूनी हक रखती है। ये कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी का हिस्सा है। मतलब अगर ज्यादातर शेयर होल्डर मैनेजमेंट की किसी पॉलिसी से सहमत नहीं है। बिल्कुल। जैसे इस केस में एस्कॉर्ट्स मैनेजमेंट सरकार और आरबीआई के खिलाफ ही केस लड़ रहा था। तो अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर यानी एलआईसी और अन्य सरकारी संस्थान इस पॉलिसी से सहमत नहीं थे, तो उन्हें डायरेक्टर्स को बदलकर पॉलिसी बदलने की कोशिश करने का अधिकार था। कोर्ट ने इसे एलआईसी की मनमानी या गलत नियत नहीं माना और इसे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत चुनौती देने लायक भी नहीं माना। नहीं, कोर्ट ने कहा कि यह शेयर होल्डर के अधिकार का मामला है और ये आर्टिकल 14 के तहत न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता। अब आते हैं आरबीआई और पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी की भूमिका पर। इस पर कोर्ट की क्या राय थी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई पर सीधे सीधे कोई दुर्भावना का आरोप तो नहीं लगाया, लेकिन एक बात पर कड़ी आपत्ति जताई। वो ये कि आरबीआई ने कपारा ग्रुप को अनुमति देते समय पंजाब नेशनल बैंक पर, जो कि कपारों का ऑथराइज्ड डीलर था, उस पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया। ऑथराइज्ड डीलर मतलब वो बैंक जो विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए अधिकृत था। कोर्ट ने पीएनबी के लिए बहुत सख्त शब्द इस्तेमाल किए। कहा कि पीएनबी अपनी ड्यूटी निभाने में पूरी तरह और साफ तौर पर विफल रहा। विफल किस तरह से? उसने एनआरआई इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत जो पैसा आया, जो लेन देन हुआ, उसकी ठीक से निगरानी मतलब मॉनिटरिंग नहीं की। यहां तक कि कोर्ट ने पाया कि कोई 130,000 पाउंड्स के एक फॉरेन रेमिटेंस का तो हिसाब ही नहीं मिल रहा था। अरे बाप रे, ये तो गंभीर बात है। मतलब जो गेटकीपर था वही चूक गया। बिल्कुल, ये रेगुलेटरी सिस्टम में एक बिचौले की बड़ी नाकामी थी। तो इन सब बातों के बाद सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी, भारत सरकार और आरबीआई की अपीलें मान ली, एस्कॉर्ट्स की अपील खारिज कर दी और बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरह से रद्द कर दिया। और कपारों की शेयर खरीद का क्या हुआ? हाँ, पीएनबी की नाकामी को देखते हुए कोर्ट ने आरबीआई को निर्देश दिया कि वो कपारो ग्रुप की शेयर खरीद की फिर से नए सिरे से पूरी जांच करे और अपनी दी हुई अनुमति पर दोबारा विचार करे। मतलब आरबीआई अपनी अनुमति वापस भी ले सकती थी? हाँ, आरबीआई को ये अधिकार दिया गया कि जांच के बाद वो चाहे तो अनुमति रद्द कर दे या फिर शर्तें लगा दें, जैसे कि मुनाफे या कैपिटल को भारत से बाहर ले जाने पर रोक लगा सकती थी, और पीएनबी के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। और इस इतने लंबे केस का खर्चा किसने उठाया? ये भी दिलचस्प है। कोर्ट ने मुकदमे का खर्चा एस्कॉर्ट्स के उस वक्त के चेयरमैन एचपी नंदा पर व्यक्तिगत रूप से डाला, साथ ही स्वराज पॉल और पीएनबी पर भी। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले से क्या सबक मिलता है? ये आज भी क्यों प्रासंगिक है? देखिए, ये केस कई मायनों में एक लैंडमार्क है। एक तो ये एफेरा जैसे विदेशी निवेश कानूनों की व्याख्या, खासकर रेगुलेटर की अनुमति की प्रकृति पर रोशनी डालता है। दूसरा ये दिखाता है कि जब सरकारी संस्थाएं किसी कंपनी में बड़ी शेयर होल्डर होती हैं, तो उनके क्या अधिकार होते हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं, और वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। और पीएनबी वाला एंगल? हाँ, वो शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक है। ये उजागर करता है कि पूरा रेगुलेटरी ढांचा कितना ज्यादा निर्भर करता है बैंकों जैसे बिचौलियों की ईमानदारी और उनकी क्षमता पर। वाकई ये सोचने वाली बात है कि अगर नियम लागू करवाने वाले और निगरानी रखने वाले ही अपनी भूमिका ठीक से न निभाएं, जैसा पीएनबी के मामले में हुआ, तो फिर राष्ट्रीय हित और कॉर्पोरेट हितों में संतुलन साधना कितना मुश्किल हो जाता है। ये सवाल आज भी उतना ही अहम है।